ओके जी। तो वेरियस टेक्निक्स, दिस इज कॉम्बिन प्रोजेक्शंस के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं विच रिलाई ऑन पास्ट डेटा, जो कि पास्ट डेटा पे डिपेंड करती है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन रीजंस फॉर, यानी कि हम काजेस को नहीं देखते, लेकिन हम हमारा फोकस सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना होता है। बिल्कुल वही जो मैंने आपको ऑटो रिग्रेसिव के सेंस में बताया। इसके अंदर तीन बहुत कॉमन है जो हम आज स्टडी करेंगे। थ्री प्रोजेक्शन टेक्निक्स आर एग्जामिन्ड हियर। कंपाउंड ग्रोथ रेट एक कहलाता है, कंपाउंड ग्रोथ रेट के बेसिस पे फ्यूचर प्रोजेक्शन करना। फिर विजुअल टाइम सीरीज प्रोजेक्शन, एक विजुअली भी कैसे कर सकते हैं। टाइम सीरीज प्रोजेक्शन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये फिर टाइम सीरीज की लीस्ट स्क्वायर मेथड के साथ हम करते हैं। तो ये रिग्रेशन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा जी, फॉर एनुअल फोरकास्ट एनी ऑफ द मेथड कैन बी यूज्ड। ठीक है, अब एक एनुअली हम कोई भी इनमें से मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन एट टाइम्स मंथली और क्वार्टरली डेटा में भी नेसेसरी। कभी कभार हम मंथली और क्वार्टरली डेटा के लिए भी हम जाते हैं। तो उसके सूरत में फिर क्या होता है, स्मूथिंग मेथड्स हम जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, स्मूथिंग मेथड्स। अब क्या होता है कि जो आपको पता है कि जब हम ईयरली बेसिस पे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीजनल चेंजेस आती हैं विंटर और समर के लिहाज से कभी कुछ, तो उसको हम वो बहुत सारी हमारे उसको हम स्मूथ करने के लिए, उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम फिर स्मूथिंग मेथड्स अप्लाई करते हैं। ये स्मूथिंग मेथड्स कौन से हैं? इसके अंदर एक मूविंग एवरेजेस के नाम से एक टेक्निक आती है, दूसरी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग आती है। ये दोनों हम इंशाल्लाह ये भी हम आज कोशिश करेंगे कवर करें। तो दिस इज बेसिकली दिस ऑल इज अबाउट द प्रोजेक्शन। तो ये ओवरऑल इसमें इस ये स्लाइड आपको बता रही है कि हमारे पास कंपाउंड ग्रोथ रेट है, विजुअल टाइम सीरीज है, और टाइम सीरीज प्रोजेक्शन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड है। ठीक है, और फिर मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ठीक है जी, ये आपको हम यहाँ पे दिस स्लाइड इज ओवर। आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम देखते हैं कांस्टेंट कंपाउंड ग्रोथ रेट। अच्छा, अब ये कांस्टेंट कंपाउंड ग्रोथ रेट क्या है? बहुत ही आसान है। आपने फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, या स्पेशली जो आपने शायद एफएमबी अभी आप कर रहे हैं, वहां पे आपने पढ़ा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस जी पावर एन। कोई भी अगर आप फ्यूचर प्रोडिक्शन करें तो फ्यूचर वैल्यू बराबर होगी प्रेजेंट वैल्यू के, और उसको हम ग्रोथ रेट हमारा ये है 1 प्लस जी। जी का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट, जो कि हम वहां पे आई इंटरेस्ट रेट के तौर पे जानते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, और एन नंबर ऑफ पीरियड। अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर तो हम और ग्रोथ रेट है, तो हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे काम क्या होता है कि हम जी, इस फॉर्मूले से आपको पता है कि हम जी को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। अगर फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और एन गिवन है, तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट आर टू एस्टिमेट जी। ठीक है, तो जी हमारा ग्रोथ रेट होगा। जब हमें ग्रोथ रेट मिल जाएगा, तो उस ग्रोथ रेट के बेसिस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ वी डू इट। देखिए, दिस इज सिंपल ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट फार्मूला यूज्ड इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रॉब्लम्स। द मेथड एस्टिमेट्स द कांस्टेंट ग्रोथ रेट। ये क्या हमारा, इसके अंदर हमें क्या है, हम ग्रोथ रेट को फोकस करते हैं, बाय विच एनी वेरिएबल हैज इंक्रीज डिक्रीज ओवर टाइम। ठीक है जी। अच्छा, फर्ज करें आपके पास एग्जांपल मिसाल के तौर पे ले लें कि एबीसी कंपनी सेल्स इन 2010 वर 100 मिलियन। ठीक है जी, 2010 में 100 मिलियन की सेल्स थी, और इन 2019 द सेल्स स्टूड एट 350 मिलियन। तो समझ लें कि 2010 में वो 100 मिलियन पे थे, और बीच की डेटा भी हमें पता है, लेकिन हमारा हमारा पॉइंट सिर्फ फोकस सिर्फ दो पॉइंट डेटा पॉइंट्स पे है, बिगिनिंग और जो मोस्ट रिसेंट है। तो 2019 की डेटा हमें बताती है 350 मिलियन, और 2010 की डेटा हमें बताती है 100 मिलियन। तो डिटरमिन द ग्रोथ रेट, इसको सामने रख के ग्रोथ रेट को डिटरमिन करें, एंड सेल्स फॉर द ईयर 2020। और आपसे ये दरखास्त है कि आप 2020 की सेल्स भी फोरकास्ट करें या प्रिडिक्ट करें। फॉर्मूला आप लिख लें, ये इसमें डेटा आपकी ये है, फ्यूचर वैल्यू आप समझ लें कि ये 350 है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू आपका 100 है, एन इज इक्वल टू 9 ईयर्स, 9 सालों के लिए है, 2010 से लेके 19 तक। ठीक है, ओके जी। तो अब ग्रोथ रेट क्या है जी? तो ग्रोथ रेट हमारा हमें प्रिडिक्ट करना है, पहले हम ग्रोथ रेट मालूम करेंगे। अब देखें, ये सिंपली मैंने इस फार्मूले को यहाँ पे इंसर्ट किया है। जी हमारा आपके पास अननोन है, थोड़ा मैंने रीअरेंज किया, 100 इधर है तो ये इस तरफ आके डिवाइड कर रहा है। आपका ये फार्मूला यहाँ पे बच गया, इसको थोड़ा और मैंने मैनिपुलेट किया, ये आपका
ये आपका 9 इधर पावर है तो इस तरफ अगर पावर आ जाएगा तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 1 प्लस यहाँ पे हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो g इज इक्वल टू दिस। इसको अगर आप मैनिपुलेट करें अलजेब्रिकली तो g आपका इसके बराबर है। इसको कैलकुलेटर के साथ आप करें तो आपका g आपको मिलेगा 15%। तो इसका मतलब है अब आपको क्या हो गया, आपको ग्रोथ रेट मिल गया, ठीक है। जब आपको ग्रोथ रेट मिल जाए तो बहुत उसको आप बहुत ही आसानी के साथ, अब मिसाल के तौर पे मैं अगर जानना चाहता हूं कि 2020 की सेल्स क्या है, तो 2020 की सेल्स जानने के लिए मैं क्या करूंगा, सेल्स 2019 की लूंगा जो कि मुझे मेरे पास अवेलेबल है, और फिर 1 प्लस जी पावर एन, ठीक है जी। तो जी अब मुझे पता चल गया है, एन यहाँ पे 1 है, 1 साल के, 20 और 19 में 1 साल का फर्क है। तो आप देखें 350 मेरी मेरी 2019 की जो है वो सेल्स हैं, उसमें अगर मैं 15% ग्रोथ रेट अगर ये है, तो मैं अगर 15% के साथ ग्रो करूं 1 साल के लिए, तो मेरी जो 2020 की सेल्स प्रोजेक्शन है या प्रेडिक्शन है वो 402.5 मिलियन की हो जाएगी। तो एक तरीका इसका ये है। बिल्कुल 2021 की करना चाहूँ, बिल्कुल उसी तरीके से 2019 के बेसिस पे मैं करूँगा, लेकिन यहाँ पे फिर एन हमारा 2 है क्योंकि 19, 20, 21 2 सालों का है। तो वो फिर अगर इस रेट से अगर 15% से ग्रो कर रहा है, तो वो 462.88 मिलियन का हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम 2021, 22, 23, 24, 25 तक हम इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया है कि हमने एक ट्रेंड ग्रोथ का मालूम कर लिया, उसके बेसिस पे हम किसी भी फ्यूचर सेल को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई सवाल है तो आप पूछें प्लीज। सर ये ग्रोथ रेट यस कांस्टेंट रहेगा क्या? जी, ये ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगा, मतलब नेगेटिव भी देखें हो सकता है? देखें मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमने बेसिकली क्या किया है, ये हम आगे जाऊंगा, ये देखें ये अब ऑब्वियसली इसका ये ड्रॉबैक है, आई टेल यू कि ये लेकिन हमने क्या किया है कि हमने 10 साल की समझ लें एक डेटा को लिया, और 10 साल के डेटा के बेसिस पे एक समझ लें कि एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट हमने ले लिया या एवरेज ग्रोथ रेट हमने ले लिया, और ये हम अज्यूम करेंगे कि आने वाले सालों में डेटा तकरीबन इसी ग्रोथ रेट के अराउंड जो है वो हमारी फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। एक्चुअल ऑब्वियसली डिफरेंस हो सकती है, लेकिन हम ज़ाहिर प्रिडिक्शंस करते हैं तो हमारे एरर तो आएगा, लेकिन हमने बेस्ड ऑन दिस 10 ईयर डेटा अवेलेबिलिटी जिसमें हमने 2010 और 19 के पॉइंट्स को लिया है, उस पे के बेसिस पे हमने देखा कि ये ग्रोथ ऐसे जा रही है, ये ग्रोथ ट्रेंड इस तरीके से जा रही है, ठीक है जी। ओके सर जो पावर 2 लगाया आपने उसको क्लियर कीजिएगा प्लीज। बेटा पावर 2 देखें, मेरे पास डेटा अवेलेबल किसकी है, 2019 की, और मुझे प्रिडिक्ट करनी है 2021 की। तो मेरे पास पावर ये 19, 20, 21 2 सालों का है ना, यहाँ पे 19 के बेसिस पे 20 को कर रहा हूँ तो 1 ईयर का है। हाँ हाँ तो सही समझे। ठीक है, और कोई सवाल? ओके जी, अब मैं आगे जा रहा हूँ, आप मुझे गौर से सुनिएगा। अच्छा अब देखें, कांस्टेंट ग्रोथ का एक थोड़ा बहरहाल प्रॉब्लम भी है, मतलब वैसे तो ये बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम थोड़ा देख लें, ड्रॉबैक क्या है। अब एक देखें आप, एक इस आप थोड़ा फिगर को आप अगर देखें गौर से, देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट ग्रोथ रेट में हम क्या करते हैं कि बिल्कुल 2 पॉइंट्स को लेते हैं, एक बिगिनिंग पॉइंट और दूसरी एंड पॉइंट। सिर्फ हमने 2 पॉइंट्स को लिया, जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है कि 350 और 100 यानी कि 2010 और 2019 की डेटा को लिया है, और बीच की जो भी डेटा है वो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है, फर्ज करें ये 2010 है मिसाल के तौर पे, और ये फर्ज करें 2019 है, और ये बीच के बाकी साल हैं, ठीक है, ये कम है लेकिन फर्ज कर लें। देखें अगर आप विजुअली देखें तो ये जो हमारा ग्रोथ रेट जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, मतलब जो ग्रोथ रेट हम लेके आएंगे इस लिहाज से, इस फॉर्मूले को यूज करके, तो वो ग्रोथ रेट ये वाला ट्रेंड हमें बताएगा। लेकिन आप देखें कि बेसिकली ट्रेंड यूं जा रहा है, यानी कि ग्रोथ रेट 15% से शायद बहुत ज्यादा थोड़ा ऊपर है, 18, 20, 19, 30, 25% हो सकता है, लेकिन 15 नहीं है। हमने क्योंकि देखिए हमने सिर्फ इस डेटा पॉइंट को, ये हो सकता है एक साल कोई खास डेटा चीज हो गई हो, फर्ज करें अगर इसके बाद हम थोड़ा आगे जाएं तो फिर हमारा डेटा ये पॉइंट हमारी ये इससे फिर ऊपर चलती जाए जैसे ये ट्रेंड जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि सिर्फ 2 पॉइंट्स की वजह से हमें ये लग रहा है कि शायद ये ट्रेंड है, लेकिन एक्चुअल ट्रेंड ये है। तो ये एक कांस्टेंट, जैसे किसी स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर फिर ये कभी नेगेटिव, या तो वो उसी लिहाज से
क्योंकि हम सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स को ले रहे हैं सामने, तो लिहाजा वो थोड़ा ये ड्रॉबैक है इसमें। द डेटा प्लॉटेड इन द ग्राफ शोज a strong increase in each year except the last value which may have been caused by an exceptional occurrence. For example, कोई खास किस्म की जो exceptional कोई extraordinary event है जिसकी वजह such as a severe recession or a strike. If the compound growth rate uh, if the compound growth rate approach is used, any forecast based only on the first and the last observation may be quite misleading. कभी कभी इस अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर, तो देखें यहाँ पे एक चीज ये भी समझ लें कि विजुअल इंस्पेक्शन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आपने सिर्फ आंखें बंद करके अगर ये चीज कर ली तो आपको ये मिलेगी, लेकिन फर्ज करें आपने अगर डेटा को प्रॉपरली प्लॉट किया, टाइम और ये फिर आपने डेटा को प्लॉट किया, तो आपको आप देखेंगे कि यार ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ट्रेंड असल यूं जा रहा है। हो सकता है तो आप फिर 2019 को छोड़ के 2018 तक लेके आए और 18 का ये जो एक्चुअल ट्रेंड है उसको अगर आप ये ट्रेंड लें तो ये ट्रेंड ज्यादा प्रिडिक्टेबल मतलब रिलायबल है बजाय कि इस ट्रेंड के लिए। ये एक आउटलायर हो सकता है या ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हो सकता है। चलें जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ कुछ टाइम के लिए, आप मुझे बताएं कि अगर आपको सवाल है तो प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, जी स्लाइड नंबर 16 पर सर 2 मिनट जी आ गया। सर। इस पे जो हमने जो एंड जो है नंबर ऑफ इयर्स 2010 से लेकर 2019 तक मतलब 9 इयर्स का है, तो अगर हम 2021 का निकाल रहे हैं तो एंड जो है वो चेंज नहीं होगा हमारा? देखें, एक चीज तो ध्यान में रखें कि 2010 की अगर मैं डेटा लूं तो ये 2010, 11, 12, 13 ये 9 सालों के लिए ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखें, जी सर। अब देखें ना, मैंने जब ये ग्रोथ डिटरमिन कर ली 15 सालों की 15% की, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं 2020 को प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है, सही है। और जी सर। 2020 को प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे पास लेटेस्ट डेटा 2019 का पहले से मौजूद है 350 का, ठीक है। जी सर। सिर्फ जी सर। मुझे इसमें ये अब एक्सपेक्टेशन ये है कि ये तकरीबन जो है वो 15% से ग्रो करेगा, तो मैंने जी 2019 की सर। सेल्स को 15% से ग्रोथ दे दी बस। 21 को मैंने 2 सालों के लिए इसलिए दिया क्योंकि मेरे पास जो डेटा इस वक्त अवेलेबल है वो 19 की है और 21 के लिए मुझे 2 साल चाहिए, तो फिर मैंने इसको 2 सालों के लिए 15% की ग्रोथ पे रखा, ठीक है जी। ओके सर। ओके सर। ओके, आई एम म्यूटिंग यू ऑल एंड आई कंटिन्यू माय लेक्चर। ओके जी। ओके सर। ओके, लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये विजुअल एस्टिमेटिंग है, इसको थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने ब्लैंक इसलिए रखा है कि आई वांटेड टू शो यू ग्राफिकली कि ये कैसे होती है। आमतौर पे क्या होता है विजुअल में, हम क्या करते हैं, फर्ज करें हमने ये एक जो है ना वो ये हमारे पास टाइम है, दिस इज टाइम, एंड ये फर्ज करें हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी कह सकते हैं, डॉलर्स के अंदर भी सेल्स आ सकती हैं। हम क्या करते हैं कि हम टाइम के बेसिस पे फर्ज करें ये हमने 2010 लिया और फिर ये हमारा 11 है, ये 12 है और इस तरीके से ये समझ लें 13 और फर्ज करें ये 14, ठीक है। हमने टाइम ये वाली आपकी यहाँ पे एक फर्ज करें ये हमने 100 रखा और ये पॉइंट हमने यहाँ पे रखी, फिर 11 को हमने देखा कि कुछ इस तरीके की डेटा आ रही है। 12 पे हमने देखा कि 12 के अंदर हमारी जो डेटा आ रही है, ये हम सिंपली क्या कर रहे हैं, पुरानी डेटा को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकते हैं, डॉलर सेल्स भी हो सकती हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो 13 को फर्ज करें हमने यूं किया और 14 को हमारे पास फर्ज करें यूं। तो अगर आप ये देखें तो आप हमारे पास देखें ये बहुत ही एक सॉरी ओके जी, ये हमारे पास देखें बहुत ही एक अच्छे किस्म की हमारे पास एक डेटा प्लॉटिंग हो गई है। अब विजुअल एस्टिमेटिंग में क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि आप सिंपली एक रूलर लेंगे, ठीक है, जो एक आपका फुट स्केल होता है। फुट स्केल को आप यहाँ पे ऐसे रखेंगे कि आप बिल्कुल इसके बीच में से एक जो है ना वो आप ट्रेंड, ठीक है। तो ये जो बीच की जो लाइन होगी यहाँ तक, तो ये डेटा मतलब सारे ये जो डेटा पॉइंट्स हैं इनके तकरीबन बीच से निकाल, ठीक है। तो ये 14 तक तो यहाँ पे आ गई है, 15 और फिर आप इसको स्ट्रेट लेके जाएं। तो आगे अगर आप मिसाल के तौर पे 15 पे जाना चाहते हैं तो 15 पे ये होगा, 16 पे जाना चाहते हैं तो 16 पे ये वाली फिगर होगी, फिर आप यहाँ पे और वर्टिकली देखेंगे कि ये
15 पे कितनी है, 16 पे कितनी है, 17 पे फर्ज करें ये है, तो ये आप, तो ये विजुअल एस्टिमेटिंग कहलाती है। इसमें देखें कोई इतनी ज्यादा चीज नहीं है, आपने आपने अवेलेबल डेटा को प्लॉट किया, उसमें से एग्जैक्टली बीच में से एक लाइन खींची और इसको फिर आगे लेके चले गए फ्यूचर की डेटा प्रोजेक्शन के लिए। दिस इज नोन एज विजुअल एस्टिमेटिंग। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, आपको सवाल है तो पूछें। any question please? No, sir. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Now I'm muting you again and going for the next slide. ओके जी, अब देखिए अब टाइम सीरीज पे आ गए। अब ये थोड़ा समझ लें कि थोड़ी हमारी थोड़ी एक डिटेल्ड एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, लेकिन विल डू इट। लेट अस सी ये टाइम सीरीज है क्या। देखिए स्टैटिस्टिक, ये पहली बात तो ये है कि टाइम सीरीज स्टैटिस्टिकल मेथड है यूजिंग लीस्ट स्क्वायर। ये ओएलएस के बेसिस पे होता है और ये स्टैटिस्टिक्स की एक टेक्निक है। सेम इज यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस, बिल्कुल उस तरीके से जैसे रिग्रेशन हम यूज करते हैं, और जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ी भी थी आपको लास्ट क्लास में। अच्छा, फॉर डिमांड एस्टिमेटिंग विच फोकसेस ऑन पॉजिटिव फैक्टर्स, लेकिन इसमें फर्क ये है कि डिमांड जो एस्टिमेट करने के लिए जो रिग्रेशन रन कर रहे थे, वो बेसिकली उसका जो मेन फैक्टर था वो पॉजिटिव फैक्टर्स के था, कौन से फैक्टर्स उसको चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है। बट इन फोरकास्टिंग, लेकिन फोरकास्टिंग में जब हम टाइम सीरीज यूज करते हैं, वी यूज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा टाइम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो टाइम होता है, हम सिर्फ उसको टाइम के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। वी डोंट गो फॉर एनी अदर वेरिएबल। तो हमारे फोरकास्ट होता है और टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टाइम सीरीज के कारण। Thus, this system of forecasting is naive, इसलिए इसको naive भी कहा जाता है, ठीक है। We call it naive, यानी कि simple, because it does not explain the reason for the change। तो आप समझ लें कि naive जो methods हैं उनकी खुसूसियत क्या, और वो क्या है कि वो causative factors या causal वो नहीं होते, यानी कि वो causal explain नहीं करते कि what are the causes of changes। वो simply आपको बताते हैं कि what is the change in the magnitude, बस। So it merely says the series of numbers to be projected changes in the function, changes as a function of time के हिसाब से आपकी सीरीज कैसे तब्दीली आ रही है। अच्छा, फिर फोकस इज ऑन हाउ मच डिमांड चेंजेस रेदर देन व्हाई डिमांड चेंजेस, ठीक है। इसको भी आप समझ लें कि ये कितनी डिमांड चेंज हो रही है, इस पे फोकस होता है, इस पे नहीं होता कि डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रही है या क्यों चेंज हो रही है। एडवांटेजेस क्या है? इजी एंड सिंपल टू यूज, आसान है बहुत। मोस्ट रिक्वायरिंग नॉट रिक्वायरिंग हाई एनालिटिकल स्किल्स, इसमें बहुत ज्यादा आपको एनालिटिकल स्किल्स की भी जरूरत, यू डोंट रिक्वायर अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, कोई नोबेल प्राइज विनर नहीं चाहिए आपको कि आपको इसके लिए कर सकें। एक आम तरीके से आपको हम कोई भी एक कर सकता है। गिव्स अस बेस्ट फिटिंग लाइन। अच्छा, इसका फायदा ये है कि हमें ये, जैसे मैंने आपको विजुअल इंस्पेक्टिंग का बताया था ना, तो विजुअल इंस्पेक्टिंग में भी यही था कि हमें बेस्ट फिटिंग लाइन हम एक बना रहे थे जो कि मिडिल के अंदर हम कर रहे थे। ये हम विजुअल एस्टिमेटिंग के अंदर ये था कि हम वो मैन्युअली कर रहे थे, लेकिन ये हम ओएलएस के थ्रू करेंगे, तो हमें ये बेस्ट फिटिंग लाइन मिल रही है। अगर हमें बेस्ट फिटिंग लाइन मिलेगी तो हमें एरर्स भी पता चलेंगे कि हमने जो प्रिडिक्ट किया है वो क्या है और एक्चुअल क्या है, तो हमें एरर्स का भी पता चल जाएगा। और फिर हमें जो है वो सिग्निफिकेंस, स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी हम उसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द सम एडवांटेजेस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब टाइम सीरीज एनालिसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझें। आमतौर पे टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर 4 मेजर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। एक होता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ डेटा ओवर अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ईदर अपवर्ड और डाउन। ट्रेंड को आप ऐसे समझ लें कि देखें आपने टाइम सीरीज डेटा ली, फर्ज करें गुज़श्ता 15 सालों की, 20 सालों की, अगर क्वार्टरली बेसिस पे ले लें तो हर 3-3 महीने के बाद की डेटा आपने ले ली, तो वो डेटा का कोई ना कोई लॉन्ग रन में आप देखेंगे ट्रेंड होगा, कोई ना कोई, अगर उसके बीच में से डेटा के लाइन गुजारें तो कोई ना कोई ट्रेंड जरूर होगा, यानी कि या तो वो अपवर्ड ट्रेंड होगा या वो डाउनवर्ड ट्रेंड होगा। तो एक तो वो आप समझ लें ट्रेंड होता है। फिर सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस, ये क्या है? दीज आर डेविएशंस फ्रॉम द ट्रेंड ड्यू टू जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। अगर आम इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से कोई चेंजेस आ रही है तो वो फ्लक्चुएशन, उसमें उसको हम सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस कहते हैं। दूसरी होती है सीजनल फ्लक्चुएशंस। अच्छा, सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस आमतौर पे इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से आती हैं। सीजनल फ्लक्चुएशंस आमतौर पे
उसके जो है वो परचेजिंग और प्रोडक्शन बिहेवियर की वजह से आते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको जैसे बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक को आप अगर देखेंगे तो वो समर्स में उसकी सेल्स बढ़ जाती हैं और विंटर में कम हो जाती है। आइसक्रीम का भी तकरीबन यही है। A pattern that repeats annually, characteristic of many products. For example, ice cream and soft drinks sales rise during summers and decline during the winter. तो ये सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं। सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस आमतौर पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से आती हैं। सीजनल फ्लक्चुएशंस आपके बाइंग बिहेवियर वगैरह की वजह से आती हैं। और फिर तीसरी इसके अंदर क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज। ये इरेगुलरिटीज क्या हैं? डिपार्चर्स फ्रॉम नॉर्म मे बी कॉज्ड बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स और मे जस्ट रिप्रेजेंट अ नॉइज ऑफ द सीरीज। नॉइज यानी कि समझ लें रैंडमनेस। ये रैंडमनेस की वजह से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक ही शहर में आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की डेटा कलेक्ट करें, तो अगर आप जनवरी की डेटा कलेक्ट करें तो हर जनवरी में जरूरी नहीं है कि उतनी नंबर ऑफ सेल्स हो। जरूर कोई जनरल एवरेज होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो ऊपर नीचे जरूर होगा। तो वो जो रैंडमनेस है वो उसको, तो ईजी डिमांड ऑफ फॉर एग्जांपल मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स रोज वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। आपने देखा होगा कि इस वक्त जो है वो जैसे लॉकडाउन आया तो नेटफ्लिक्स पे मूवीज की डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। ठीक है। अच्छा, इंटरनेट कंजप्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। ठीक है। ये पीटीए ने जो डेटा रिलीज की थी। तो ऐसे कुछ इरेगुलर हालात आ सकते हैं जिसकी वजह से भी आपकी जो है वो डेटा में, तो आमतौर पे जो टाइम सीरीज है उसमें ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जिसको समझना जरूरी है। ट्रेंड, सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस, सीजनल फ्लक्चुएशंस एंड इरेगुलर जो है वो। ठीक है जी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर थोड़ा सा ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन थोड़ा समझा देंगे क्या? देखें सर इसका एग्जांपल दे दें सर। देखें साइक्लिकल फ्लक्चुएशन देखें, मिसाल के तौर पे लेट मी टेल यू सिंपल एग्जांपल। आप आम तौर पे अगर अभी देखें ईद का टाइम आया ना, ठीक है, ईद का टाइम आया, ईद का टाइम आया तो अभी आम तौर पे हमारा अगर आम हालात होते तो ईद की शॉपिंग बहुत ज्यादा होती, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से उसका बहुत उसमें एक चीज आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि देखें सीजनल जो फ्लक्चुएशन है वो ईद की वजह से बहुत, अगर हम ये लॉन्ग रन में ये डेटा जब गैदर करेंगे 2020 की डेटा अगर जब लेंगे तो देखें सीजनल फ्लक्चुएशन के हिसाब से इसमें इजाफा आना चाहिए बहुत तेजी से, जो कि आमतौर पे प्रीवियस ईयर्स का होगा। मिसाल के तौर पे अरबों में डेटा भी दे रहे थे, लेकिन ये इकोनॉमिक समझ ले कंडीशंस या ओवरऑल एक इकोनॉमिक कंडीशन थी जिसकी वजह से ये जो आम हालात में शायद ज्यादा शॉपिंग हो सकती थी वो नहीं हुई। ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा फिर ये है कि अभी अगर हम जब रिसेशन में जा रहे हैं, अब फर्ज करें 2000 से पहले के जो 5 साल की आप डेटा ले लें, फर्ज कर लें आपकी क्लॉथिंग की डेटा ही ले लें, और अब ये कोविड-19 आ गया, इसके बाद की 4-5 साल की डेटा आप देखेंगे कि देखिए बाद की तो 2-4 साल की डेटा है उसमें सीजनल फ्लक्चुएशंस होंगे, लेकिन वो सीजनल फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट इतना नहीं होगा जितना इस इवेंट से पहले था, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस अब चेंज हो जाएंगी, रिसेशन आ जाए। ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो अब इस वक्त जो है वो अपनी रिकवरीज में चले जाएंगे। तो ये फर्क है सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस का, दे आर बेसिकली कॉज्ड बाय इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है। और वो मोर मैक्रो लेवल। सीजनल फ्लक्चुएशंस जो होती है वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो बाइंग या उसका जो उसका प्रोडक्ट जो आपका बाइंग साइकिल होता है ना, सेल्स साइकिल, उससे रिलेट करते हैं। क्लियर हो गई बात? जी सर। ओके ओके जी। अब इसको थोड़ा समझ लें। टाइम सीरीज डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। समझ लें ये YT है। YT क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डेटा इन टाइम सीरीज। ये मैथमेटिकली हमने फंक्शन लिखा है। हम कहते हैं कि ये जो टाइम सीरीज डेटा है, फर्ज करें सेल्स ऑफ एनी कंपनी इज अ फंक्शन ऑफ ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड कंपोनेंट, फिर सिक्लिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये जो 4 हमने, फिर सीजनल कंपोनेंट एंड रैंडम कंपोनेंट। ठीक है। तो द चेंजेस इन द एक्चुअल वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय 4 फैक्टर्स। ये जो ओवरऑल आपका होगा वो ट्रेंड की वजह से होगा, फिर उसमें सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस थोड़ा असरअंदाज होंगी, सीजनल फ्लक्चुएशंस होंगी, और फिर रैंडम कंपोनेंट। ठीक है। द टास्क ऑफ द एनालिस्ट इज टू डीकंपोज। हमारा मेन यहाँ पे काम क्या है? इसको डीकंपोज करना, द टाइम सीरीज ऑफ Y into 4 कंपोनेंट। ठीक है जी, ये समझ में आ गई बात। अब हम आगे जाते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। ओके अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है। आप सॉफ्ट
में भी देख सकते हैं या हार्ड कॉपी, या कीट की जो बुक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, यू कैन सी दिस। अब ये क्या है, ये आपको ईयर वाइज क्वार्टरली डेटा है। क्या है? ईयर वाइज क्वार्टरली डेटा। आप देख सकते हैं कि ये 2002 से लेके 2012 तक की है। 2012 का फर्स्ट क्वार्टर आप देखें 842, 939 और ये क्वार्टर आपका 1236, ये चौथे क्वार्टर में 875 है। फिर 2003 का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। तो ये आपके पास समझ लें 2 से लेके 12 तक 11 साल की डेटा है और इसमें चारों क्वार्टर्स कवर्ड है। ये टोटल वैल्यू बता रहे हैं आपको। अच्छा, इसमें इसको और एनालिसिस से पहले एक चीज थोड़ी ज़हन में रख लें कि इसमें आप देखें कि थर्ड क्वार्टर जो है वो तकरीबन बहुत उसकी फिगर्स हाई है। थर्ड क्वार्टर इज रिलेटिवली हायर क्योंकि वो पहले तो ये सारे थाउजेंड्स में है, फिर ये 2000 तक भी जा रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि थर्ड क्वार्टर इसकी पीक टाइम है, ठीक है बेटा। तो ये जो भी प्रोडक्ट है उसमें उसका जो मेजर जो उसका सेल्स हो रही है, मेन सेल्स उसका थर्ड क्वार्टर है, ठीक है। तो ये आप समझ लें, ये यहाँ से ही हमें पता चल रहा है। अच्छा, अब मैं इसी डेटा को मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ एक्सेल पे, ठीक है जी। आई एम ओपनिंग एक्सेल शीट, जिसके बेसिस पे हम ये इसको डेटा को हम फर्दर जो है वो करेंगे कि हाउ कैन वी यूज दिस डेटा टू परफॉर्म अवर टाइम सीरीज। अच्छा जी। अच्छा, अब ये आपके लिए मैंने ये डेटा जो है वो देखें। ये पहले तो मेरे पास क्वार्टर और एक्चुअल डेटा, ये मेरे पास डेटा है। यू कैन यू सी द एक्सेल शीट ऑल ऑफ यू? आई होप सो। यस सर। ओके, Yes, sir. अब देखें, हम इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स कैलकुलेट करेंगे जिसके बेसिस पे फिर हम फर्दर जो है वो अपनी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यस, कोई सवाल है? ओके, अब देखें सबसे पहले हमें, अब देखें हम करने क्या जा रहे हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है डी सीजनलाइज डेटा। ये समझ लें आप, हम क्या करने जा रहे हैं कि हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डेटा के अंदर प्रॉब्लम आपको मैंने बताया क्या है, उसमें सीजनैलिटी है, मुख्तलिफ आपकी जो है वो सीजनैलिटी फ्लक्चुएशन और ये, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसको देखूं तो आप क्या करेंगे कि देखिए स्टेप नंबर 1 ये है कि अच्छा, वी बेसिकली आर फ्रॉम हियर, यहाँ एक्चुअल डेटा को कन्वर्ट करना है डी सीजनलाइज डेटा के, जिसके अंदर हम जो है वो सीजनलिटी इफेक्ट को खत्म करें। कैसे करेंगे? स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए सारे स्टेप किए हैं। पहला स्टेप क्या है? प्लॉट द डेटा टू सी द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द डेटा। पहला आप ये काम करें कि इस डेटा को प्लॉट, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ओवरऑल इफेक्ट, ओवरऑल हमारी पोजीशन है क्या। मैंने इस डेटा को पूरा सिलेक्ट किया। फर्स्ट स्टेप आपका ये है, ठीक है जी। मैं चला गया आपका इंसर्ट में, इंसर्ट में मैंने जाके ये ग्राफ को मैंने जाके क्लिक किया और देखें अब मेरे पास ये मेरे पास डेटा, ये आप देखें, ये मेरे पास एक ये डेटा की पोजीशन मेरे पास यूं आ रही, ये डेटा इस तरीके से, ठीक है जी। आप ये हाँ, आप ये आम जो है वो आप आम ये जो है वो, जस्ट वन मोमेंट, हाँ जी, आप देख सकते हैं कि ये डेटा किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है। ये क्वार्टर्स हैं सारे मेरे पास, ये देखें, दिस इज हाउ इट इज गोइंग, ठीक है जी। और आप ये इसमें देखें, इसमें बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स एंड फ्लक्चुएशन है। हमारा पर्पस ये होगा कि हम यहाँ पे हम इसको डीसीजनलाइज जब करेंगे तो हमें एक ट्रेंड मालूम होगा, वो ट्रेंड हमें इसके बीच में से एक डेटा निकले, एक लाइन हमें जो है वो, तो all we are going to do to find out a particular trend that help us to identify the best line that can predict this particular data. क्लियर है जी? आप समझ गए ये बात, ये स्टेप समझ में आ गया? आगे जाएं। Yes, sir. यस सर। ओके ओके, अब मैं फॉर द टाइम बीइंग इस ग्राफ को आपके सामने से हटा देता हूं। ओके जी, अब अच्छा, अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 इज अबाउट
Step 2 is about कॉलम C. ये मेरे पास कॉलम C है. कैलकुलेट मूविंग एवरेजेस. ठीक है, हम क्या करने जाएंगे, हम मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करेंगे. अब ये मूविंग एवरेजेस आपने होपफुली आपने पहले स्टैटिस्टिक्स में की होंगी, अगर नहीं भी की तो हम क्या करते हैं कि हम किसी खास टाइम की, जैसे हमारे पास क्वार्टर है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 हमारे साल, पहला साल ये है, यानी कि 2002 का शायद, या जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2004 क्वार्टर्स है मेरे पास. मैं इसकी एवरेज लूंगा पहले 4. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी एवरेज लेके फिर ऑनवर्ड्स नीचे चला जाऊं. ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने इसकी एवरेज कैसे ली है, ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है. आप क्या करेंगे, सेल C4, आप सेल C4 में चले आए, मूविंग सेल C4, ये वाला सेल C4 में आप करेंगे एवरेज B3 एंड B6, सॉरी, ये आपका आना चाहिए एवरेज B1 to B14. I guess here is a problem. Let me just solve. ये आपका होना चाहिए B2 से लेके 2, 1 2 3 4, ये 5 तक, B2 से लेके B5. ठीक है जी. तो आप ये सिंपली आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल C करके. ये सेल C4 में आएगा, तो ये सेल C4 है, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया. तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ गई, ये इन 4 क्वार्टर की मेरे पास एवरेज आ गई. ठीक है जी. अच्छा, अब मैं इसी तरीके से फिर क्या करूंगा, एक ये वाली, अब मैं फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी के 4 ले लूंगा, ये वाले, इसकी डेटा फिर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तो ये दूसरा मेरा कॉलम ऐसे बनेगा. इसको मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैंने जब ये कर दिया तो टेक्नोलॉजी मुझे अलाउ करती है कि मैं सिर्फ डबल क्लिक कर दूं तो मेरे पास ये सारी वैल्यू आपकी मिल जाएगी. ये सारे के सारे मेरे पास ये मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट. तो पहला हम इसके अंदर जो फर्स्ट जो मतलब सेकंड स्टेप है, उसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि वो सिंपली कैलकुलेट दी मूविंग एवरेज. ठीक है जी. तो दिस इज कैलकुलेट मूविंग एवरेजेस, जिसका तरीका ये है, और ये क्वार्टरली बेसिस पे हमने 4 पीरियड की मूविंग एवरेज ली है, ये समझ लें. अच्छा, मैं अगर ये मेरे पास फर्ज करें सेमी एनुअल डेटा होता तो मैं हर 2 पीरियड की मूविंग एवरेज लेता. आ रही है बात मेरी समझ में? ये मूविंग एवरेज जो है ये 4 क्वार्टर है. ठीक है, यानी कि 4 क्वार्टर के लिए है. इसको मैं अगर नाम भी लिखूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं 4 क्वार्टर. ठीक है, हर 4 क्वार्टर की मूविंग एवरेज है ये. ठीक. अच्छा, लेकिन मैं अगर सेमी एनुअल डेटा होती तो मैं सिर्फ पहले और दूसरे का एवरेज ले लेता. तो आई होप यू आर क्लियर नाउ. अच्छा जी, स्टेप 1 में मूविंग एवरेजेस मैंने कैलकुलेट की, फिर ये एवरेज में फिर एक दूसरा मेरा स्टेप 3 में क्या है, कैलकुलेट सेंटर्ड मूविंग एवरेज. ठीक है, इन मूविंग एवरेज का भी सेंटर फिर लेना है. ठीक है, वो सेंटर कैसे लेंगे आप यहाँ पे देखें किस तरीके से होगा. आप आप क्या करेंगे कि इसको आप कॉपी करें और आपको ये कौन सा D4 आपका यहाँ पे है. ठीक है, और D4 को आप यहाँ पे जो है वो पेस्ट करें. ठीक है जी. तो ये आपका D4 यहाँ पे आ गया. अब ये क्या है, ये मैंने किसका एवरेज लिया है, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो ये बता रहा है कि ये इन 2 फिगर्स का एवरेज. सॉरी, ओके. तो ये मैंने 4 का लिया, पहले 4 का मूविंग एवरेज लिया ये, फिर मैंने इन 2 का लिया. ठीक है, इसी तरीके से फिर अब मैं क्या करूंगा, इन 2 का लेके यहाँ पे लेके आ जाऊंगा. तो इसको करने के लिए मैं इसको डबल क्लिक कर लूंगा तो ये सारी हमारे पास आ जाए. ठीक है जी. तो ये आपको
ये कॉलम और ये कॉलम आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से, ये आपका सॉल्व है पूरा सवाल, इस दूसरी शीट पे पूरा सॉल्व है। तो ये आप यहाँ पे सेंटर, ये आपका सेंटर मूविंग एवरेज का, यहाँ पे हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तीसरा क्या है? तीसरा हमें रेशो लेना है। इस चीज का रेशो लेना है, रेशो ऑफ एक्चुअल टू CMA, यानी कि एक्चुअल हमारा ये है और सेंटर मूविंग एवरेज ये। इसका हमें रेशो कैसे लेंगे? बहुत ही आसान है, यहाँ पे इक्वल साइन दें, ठीक है। एक्चुअल का पहले डेटा है तो एक्चुअल के इसको क्लिक करें आप, स्लैश फिर CMA की डेटा इसके साथ ये, यानी कि B4/D4, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेप कॉलम E, कैलकुलेट द रेशो एक्चुअल टू CMA, सेल E4 टू इज इक्वल टू B4 टू D4, आप एंटर करें तो ये आपका रेशो आ गया, ठीक है जी। इस रेशो को हम डबल क्लिक कर दें तो ये सारे बाकी के वैल्यूज भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आप समझ गए कि हमने किस तरीके से इसका रेशो लिया। इसको आप देख सकते हैं कि ये रेशो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो कि पहले से कैलकुलेटेड है आपके लिए। ओके जी। अच्छा, अब फिर हम क्या करेंगे कि इसके बेसिस पे, अब देखें हम वी आर कमिंग क्लोजर टू डी सेल्स। ये सारी प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं कि हमें डी सीजनलाइज डेटा है, ठीक है, जिसके अंदर ये जो हमने पहले फैक्टर में देखा था ना, ये जो हमारा ये वाला देखिए, ये जो फ्लक्चुएशन थी ये हमें खत्म करनी होगी ताकि हमें एक डी सीजनलाइज डेटा मिल जाए, ताकि ट्रेंड हम उसमें से लेके। ओके जी। तो एडजस्टेड सीजनल फैक्टर्स। अब एडजस्टेड सीजनल फैक्टर्स कहाँ हैं? दिस इज F। अच्छा, एडजस्टेड सीजनल फैक्टर्स में हमें आपको क्या करना पड़ेगा? देखें, लेट मी टेल यू हियर, ये एडजस्टेड सीजनल फैक्टर्स हम कहाँ से निकालते हैं? ये रेशो है मेरे पास, ये देखें 3 है, मैं पहले 3 को ले रहा हूँ, ये 3 का मैंने हर तीसरा, ये फिर 4, ये मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 2, तो मेरे पास ये, अगर मैं क्वार्टर नंबर 3 पे जाऊं तो मेरे पास ये डेटा है 1.26 क्वार्टर 3 की है। फिर चौथा क्वार्टर आ गया, फिर ये पहला, फिर ये चौथा क्वार्टर, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, फिर ये तीसरा क्वार्टर। तो तीसरे क्वार्टर की जो दूसरी वैल्यू मेरे पास है वो कितनी है? 1.26। तो आप देखें ये मैंने यहाँ पे 1.26 रख दी है, ये यहाँ पे मैंने 1.26, यहाँ पे भी 1.26। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो तीसरे, ये सारी तीसरे क्वार्टर की वैल्यू है, तीसरे क्वार्टर की वैल्यू आप देखें यहाँ पे 1.243 है, तो मैंने एग्जैक्टली ये यहाँ पे लेके आ गया मैं। इसके बाद की जो नेक्स्ट की है वो आपकी आ रही है 1.242, तो मैंने ये एग्जैक्टली, तो मैं क्या करूँगा, मैं हर क्वार्टर की जो मेरे पास जो ये रेशो है, हर क्वार्टर का मेरे पास जो रेशो है, क्वार्टर 3 का मैंने इस तरीके से लिया, क्वार्टर 2 का मैंने सारा का सारा यहाँ पे ये नोट कर दिया, क्वार्टर 1 का मेरे पास ये है, ये सारे के सारे मैंने अलग करके रख दिए, ठीक है। अब ये सारे जब अलग हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, इनका मैं जो है वो एवरेज लूँगा, ठीक है। ये मेरे पास क्वार्टर 1 का एवरेज है, ये क्वार्टर 2 का एवरेज है, ठीक है, और ये क्वार्टर 3 का एवरेज है, ये क्वार्टर 4 का है, ठीक है। अच्छा, अब देखें बेसिकली मैं ये